नमस्कार दोस्तों, डिफेंस एंड सिविल अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नरेश गोस्वामी। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा इमरजेंसी के बारे में। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इमरजेंसी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और इमरजेंसी को लेके हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बात करूंगा 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कि आखिर क्यों ये इमरजेंसी लगाई गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी क्या होती है। आम भाषा में इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल या कोई आकस्मिक घटना। जैसे कहीं अचानक से आग लग जाती है, तो अगर आपको उस आग से बचना है तो या तो उस आग को बुझाना होगा या वहाँ से भाग जाना होगा। ऐसी ही कोई आकस्मिक घटना अगर हमारे देश के साथ होती है तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हमारे संविधान में कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं। उस प्रावधान के अंदर एक सरकार एक अलग तरीके से काम करना शुरू कर देती है, जिसके अंतर्गत सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है और सरकार का ढांचा संघीय ना होकर एकात्मक हो जाता है। और ये किस सिचुएशन में हो सकता है? जब देश को इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्स से कुछ खतरा हो या कोई बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाली हो। तो हमारे संविधान में इमरजेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो संविधान निर्माताओं ने ये पहले ही सोच लिया था कि अगर कभी हमारे देश में ऐसी स्थिति आती है जिससे देश की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा और अखंडता खतरे में हो, तो इसलिए हमको संविधान में ऐसे प्रावधान करने होंगे जिससे केंद्र सरकार को ये शक्ति मिल सके कि वो बिना समय गवाए ऐसी परिस्थिति को टैकल करने के लिए क्विक डिसीजन ले सके। और इस इमरजेंसी के दौरान हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसका एकात्मक रूप उभर के सामने आता है, जिससे हमारे जो संविधान का जो फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है, वो थोड़ा कम हो जाता है और हमारे सरकार का एकात्मक ढांचा उभर के सामने आता है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से पावरफुल हो जाता है क्योंकि उसको उस इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करना होता है। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। तो ये प्रोविजंस भारत के संविधान के भाग 18 में और आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच दिए हुए हैं। तो हमने ये इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से इंस्पायर होकर लिए थे? ये हमने लिए थे वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको हम जर्मनी कहते हैं। जो जर्मनी का संविधान था 1919 से लेकर 1933 तक, इसको वेमार कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता था। तो हमने ये इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी से लिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में। तो हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसियाँ वर्णित हैं। पहला है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है और ये पूरे देश में लगाई जाती है। दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, जो आर्टिकल 356 के द्वारा लगाई जाती है। इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। ये इमरजेंसी एक या एक से अधिक राज्यों में लगाई जा सकती है और इस इमरजेंसी के दौरान पूरी शक्ति केंद्र पे आ जाती है और राज्य की जो शक्ति है, राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं रहती। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, वो किन किन स्थिति में लगाई जा सकती है। पहला है वॉर, अगर लड़ाई छिड़ रही हो। दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर कोई देश हम पे हमला करने वाला है। तीसरा है आर्म रेबेलियन, यदि कोई हथियारों से लैस ग्रुप भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई पर उतर आए भारत के अंदर ही। पहले इसकी जगह था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन 1978 में इसको हटा के आर्म रेबेलियन कर दिया गया था। और इन सब के बावजूद अगर भारत सरकार को ये लगे कि इन तीनों में से कोई स्थिति आने वाली है, तो उस स्थिति में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे इमरजेंसी के बारे में, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी। तो किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल किस स्थिति में लगाया जा सकता है? पहला है अगर उस राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है या वो राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं करता है या उनका संवैधानिक ढांचा चरमरा जाता है, तो इस स्थिति में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है और ये लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। और दूसरा है अगर राज्य केंद्र के दिए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो इस स्थिति में भी उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है और ये अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी इमरजेंसी के बारे में, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किस स्थिति में लगाई जा सकती है? ये लगाई जा सकती है अगर भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में है या क्रेडिट ऑफ इंडिया खतरे में है। तो भारत की आर्थिक स्थिति अगर खराब होने वाली है तो इस स्थिति में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी कब कब लगाई गई है, यानी जो आर्टिकल 352 वाली इमरजेंसी है वो कब कब लगाई गई है। तो नेशनल इमरजेंसी अभी तक सिर्फ 3 बार लगाई गई है। पहला 1962 में लगाई गई थी जब भारत और चाइना का वॉर हुआ था और ये कंटिन्यू नहीं रही थी क्योंकि
भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में, और ये 1968 में जाके ये इमरजेंसी ख़त्म हुई थी। और दूसरा इमरजेंसी लगाई गई थी 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और तीसरी और लास्ट इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने इस इमरजेंसी का कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस बताया था। तो अब हम बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लागू कैसे की जाती है। तो नेशनल इमरजेंसी सिर्फ राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं, वह भी तब जब यूनियन कैबिनेट राष्ट्रपति को रिटर्न एडवाइस देगा कि जो हमने पहले 3 कंडीशन बताई थी उसमें से किसी एक कंडीशन से भारत को खतरा है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पहले प्रधानमंत्री को रिटर्न में देना जरूरी नहीं था। इससे पहले अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मौखिक रूप से भी बोलता था कि आप नेशनल इमरजेंसी घोषित करो, तो राष्ट्रपति कर देते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद इसको रिटर्न में देना जरूरी कर दिया गया। नेशनल इमरजेंसी घोषित होने के बाद उसके 30 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद इसको 30 दिन कर दिया गया था, इससे पहले ये 60 ही दिन था। और स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है जो सिंपल मेजोरिटी होती है 51+1 प्लस उस दिन सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इमरजेंसी का लागू होना और इसके अंदर की गई सारी कार्यवाही अब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है। ये हुआ था मिनर्वा मिल्स केस 1980 के बाद। इससे पहले इमरजेंसी और इसके अंदर की गई कार्यवाही न्यायिक समीक्षा के बाहर थी, लेकिन इस केस के बाद अब ये पूरी प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के अधीन आती है। अगर इमरजेंसी को फिर से बढ़ाना है तो 6 महीने बाद इसको फिर से पार्लियामेंट्री का अप्रूवल लेना होगा, वही स्पेशल मेजोरिटी वाला। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले इसको ये 1 साल था और इसके बाद ये 6 महीने कर दिया गया था। और ये कितने बार तक बढ़ाया जा सकता है? ये अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं रेवोकेशन की, मतलब इसको कब कब हटाया जा सकता है। तो इसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश जारी करके नेशनल इमरजेंसी को हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा करते नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति अपना हर काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। दूसरा है लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से एक बिल पास करके इसको हटा सकती है। सिंपल मेजोरिटी मतलब 50%+1 के साथ। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी को लागू करने के लिए तो स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको हटाने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही इसको हटाया जा सकता है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने क्या किया? नेशनल इमरजेंसी को लागू करना तो कठिन बना दिया, लेकिन इसको हटाना बहुत आसान बना दिया। इसलिए 1975 के बाद से अभी तक कोई नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या होता है। तो सबसे पहले प्रभाव पड़ता है केंद्र और राज्यों के संबंधों में। तो सामान्य तौर पर केंद्र और राज्य द्वारा कानून बनाने के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। केंद्र सूची के विषय में कानून बनाती है केंद्र सरकार, राज्य सूची के विषय में कानून बनाती है राज्य सरकार, और समवर्ती सूची के में दोनों कानून बना सकते हैं। तो इमरजेंसी के दौरान क्या होता है कि जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। हालांकि इमरजेंसी के दौरान राज्य सरकार राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, लेकिन अगर केंद्र सरकार को कोई भी उससे आपत्ति है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी रहेगा। इससे क्या होता है, हमारे संविधान का जो एकात्मक ढांचा है, एकात्मक ढांचा उभर के सामने आता है, और जो फेडरल सिस्टम है, संघीय प्रणाली, वो थोड़ा कम हो जाती है। सारी पावर केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। दूसरा प्रभाव पड़ता है लोकसभा और स्टेट असेंबली की कार्यकाल पे। जैसे ही इमरजेंसी लागू होती है, एक बार इमरजेंसी लागू होने पे इनका कार्यकाल 1 साल तक बढ़ जाता है और ये अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के अंदर चुनाव होने जरूरी है। तीसरा असर पड़ता है आम जनता के फंडामेंटल राइट्स पर। आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सब सस्पेंड हो जाते हैं। इमरजेंसी के दौरान सारे फंडामेंटल सस्पेंड हो जाते हैं सिवाय 2 के, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इन 2 आर्टिकल को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे
1975 की इमरजेंसी के बारे में। ये इमरजेंसी 1975 से 1977 तक चली थी। तो ये इमरजेंसी इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने इस इमरजेंसी को लगाया था सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर को बचाए रखने के लिए। वो ये चाहती थी कि पूरे देश में उनका पॉलिटिकल कंट्रोल बना रहे, और उस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिससे उनकी राजनीति कमज़ोर पड़ रही थी, इसलिए ये इमरजेंसी लगाई गई थी। इंदिरा गांधी ने इस इमरजेंसी का कारण बताया था इंटरनेट डिस्टर्बेंस, और उस वक्त तक हमारे संविधान में इंटरनेट डिस्टर्बेंस को कुछ अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया था, सिर्फ यही लिखा था कि इंटरनेट डिस्टर्बेंस। और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाते वक्त ये कहा था कि कुछ लोग हमारी पुलिस और आर्मी को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं और उनका तख्तापलट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट किया था वो इंटरनेट डिस्टर्बेंस के आधार पर ही किया गया था। और ये इमरजेंसी चली थी 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, और इसको लागू करने वाले हमारे उस वक्त राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो इस इमरजेंसी के पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे, आखिर क्यों इंदिरा गांधी ने अचानक से इमरजेंसी लागू करी। तो 1970 के समय से ही लगभग 5-6 सालों से ही श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी न्यायपालिका दोनों एक दूसरे की टकराव की स्थिति में थे। कई सारे केसेस हुए जिसमें सरकार और न्यायपालिका आमने सामने थी, जैसे गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस और प्रिवी पर्स, जिस वजह से सरकार ने काफ़ी संविधान संशोधन किए। तो इन सब कारणों से सरकार और न्यायपालिका के बीच एक टकराव की स्थिति बनी हुई थी। तो सबसे बड़ा जो कारण बना इस इमरजेंसी का वो था राजनारायण केस, जिसका फैसला आया था 12 जून 1975 को। ये राजनारायण कौन थे? देखिए, जो 1971 के आम चुनाव हुए थे जिसमें राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था लोकसभा इलेक्शन में, और उसमें इंदिरा गांधी की जीत हुई थी। लेकिन राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केस किया कि उन्होंने इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस करी है, यानी उन्होंने गलत तरीके से चुनाव का प्रचार किया और सरकारी तंत्र का पूरा उपयोग किया था। और जब 4 साल बाद इस केस का फैसला आया 1975 में, तो ये केस राजनारायण जीत गए थे। तो इस फैसले के कारण इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई और उन्हें लगभग अगले 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तो आप समझ सकते हैं कि अगले ही साल 1976 में चुनाव थे और इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर खतरे में आ गया था, और उन्होंने इसके 10 दिनों के अंदर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था। तो उसी के साथ साथ देश में एक और चीज़ चल रही थी जिसका नाम था जेपी मूवमेंट या टोटल रिवॉल्यूशंस। जेपी नारायण ने इस मूवमेंट को टोटल रिवॉल्यूशन नाम दिया था। तो ये जेपी नारायण एक स्वाधीनता संग्राम के एक बहुत बड़े नेता थे जो कांग्रेस के नेता रहे हुए थे। 1970 आते आते इनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और ये राजनीति से रिटायर हो गए थे। लेकिन बिहार में कांग्रेस की ऐसी हालत देखकर वे अपने रिटायरमेंट से बाहर आए और उन्होंने स्टूडेंट का एक आंदोलन लीड किया जिसका नाम था बिहार मूवमेंट। ये हैं जेपी नारायण। तो ये जो बिहार आंदोलन था ये स्टूडेंट ने शुरू किया था और इसके नेतृत्व के लिए जयप्रकाश नारायण बाहर आए। और दूसरी ओर इसके साथ साथ एक गुजरात में एक मूवमेंट चल रहा था नवनिर्माण आंदोलन। ये भी एक स्टूडेंट आंदोलन था और इसको भी जयप्रकाश नारायण ने अपना सपोर्ट दिया था, अपना समर्थन दिया था। तो इन दोनों आंदोलनों से इंदिरा गांधी काफ़ी चिंतित थी, क्योंकि जो नवनिर्माण आंदोलन था उससे गुजरात में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार को हटाने की मांग हो रही थी। जयप्रकाश नारायण एक बहुत बड़े कद के नेता थे। जयप्रकाश नारायण की लोगों में काफ़ी अच्छी छवि थी, और इसी समय बिहार मूवमेंट के समय लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सभी लोग स्टूडेंट लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए। तो ये आंदोलन शुरू हुआ था बिहार में कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए। पर धीरे धीरे ये आंदोलन इंदिरा गांधी की एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटी के खिलाफ हो गया और इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने की मांग होने लगी, क्योंकि सब लोग देख रहे थे कि कैसे इंदिरा गांधी न्यायपालिका के खिलाफ जा रही है और न्यायपालिका के फैसलों में बदलाव करने के लिए संसद में संविधान संशोधन कर रही है एक के बाद एक। तो इस वजह से कई सारे लोग और नेता उससे नाराज थे। तो इस आंदोलन को जेपी ने नाम दिया टोटल रिवॉल्यूशंस। उनका नारा था गिव मी 1 ईयर टू बिल्ड अ न्यू कंट्री। आप मुझे 1 साल दो, मैं एक नया देश खड़ा कर दूंगा। जयप्रकाश नारायण एक खुद गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि बिना हिंसा करे हुए आप आंदोलन करें, सत्याग्रह करें, धरना दें, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। ऐसे माहौल में वो राजनारायण केस का फैसला आता है। जैसे ही ये फैसला आता है इंदिरा गांधी को लगा कि अब बहुत मुश्किल हो गई है और उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी।
तो इमरजेंसी लागू होती है और इमरजेंसी के दौरान सरकार ने क्या क्या कार्य किए। सबसे पहला नए कानून बनाए और कुछ कानूनों में संशोधन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, क्योंकि संसद में इनको बहुमत प्राप्त था और इमरजेंसी के दौरान अब इनके विपक्ष में कोई था नहीं। अब इनको जो भी कानून पास कराना होता था वे जल्दी से पास हो जाते थे। इनको कुछ कभी कभी तो इनको इतनी जल्दी थी कि ये कानून भी पास नहीं कराती थी, सीधे अध्यादेश जारी कर देती थी। तो इमरजेंसी के दौरान काफ़ी सारे अध्यादेश जारी किए गए थे। दूसरा था न्यायपालिका में हस्तक्षेप करना। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक प्रथा चली आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है वही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो इनके एक जूनियर जज थे A.N. रॉय, इनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी को लगता था कि जो न्यायपालिका है वो सरकार के विरुद्ध फैसले दे रही है। और A.N. रॉय थे, ये इनके सपोर्टर्स जैसे ही थे, या यूं कह सकते हैं कि ये इनके फेवर में निर्णय देते थे। तो इमरजेंसी के दौरान कोई भी लोग अगर न्यायपालिका में जाता था इमरजेंसी को लेके, तो हर कोई फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में ही दिया जाता था। और न्यायपालिका में इस तरह से हस्तक्षेप करना आज तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था और न ही इमरजेंसी के बाद किसी ने किया है। और एक बात, अपोजिशन के जितने भी बड़े लीडर्स थे या जितने भी लीडर्स थे उनको रातों रात अरेस्ट कर लिया गया, उनको उनके घर से ही उठा के अरेस्ट कर लिया गया था। फिर टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल डिटेनीज। कई सारे पॉलिटिकल डिटेनीज ने यह आरोप लगाया कि जब हमें इमरजेंसी के दौरान जेल में रखा गया था तब उस वक्त तो हमें टॉर्चर करके ये पूछा गया था कि आपके साथी कहाँ हैं, क्योंकि जैसे बड़े बड़े नेता अरेस्ट हुए थे तो छोटे नेता जगह जगह छुप गए थे या देश छोड़कर भाग गए थे। उसके बाद प्रेस सेंसरशिप। अखबार, टीवी, मीडिया हर किसी पर पाबंदी लगा दी थी। जो सरकार चाहती थी सिर्फ वही न्यूज़ छपती थी, सरकार के खिलाफ कोई भी न्यूज़ नहीं छप सकती थी। इंदिरा गांधी ने जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस थी अखबारों की, उनकी लाइट कटवा दी थी जिस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी। और सारी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को भी। मैंने पहले बताया था कि ये दो आर्टिकल अब सस्पेंड नहीं हो सकते अगर इंटरनल कारणों से इमरजेंसी लागू हुई है तो, लेकिन उस वक्त तक ऐसा नहीं था। 44वें संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। फाइनली फोर्स्ड स्टरिलाइजेशन कैंपेन। संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, उनके नेतृत्व में एक स्टरिलाइजेशन कैंपेन चलाया गया था आबादी को कंट्रोल करने के लिए। इसका उद्देश्य तो अच्छा था कि आबादी कंट्रोल होगी, पर यह कैंपेन ज़बरदस्ती था। ज़बरदस्ती जिनके बच्चे नहीं हैं उनकी भी नसबंदी कर दी जाती थी और आंकड़ों को बढ़ाने के लिए 70-80 साल के बूढ़े व्यक्तियों की भी नसबंदी कर दी जाती थी। तो इन सब कारणों से कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बैठने लगा था। जब सारे बड़े नेता जेल में थे तो उस वक्त जो छोटे नेता थे पार्टीज के, वो वेश बदल के इधर से उधर जब घूमते थे। ये एक बहुत फेमस फोटो है। अभी हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये कैसे एक सिख व्यक्ति का वेश बनाकर इधर से उधर जाया करते थे कि कहीं कोई पहचान ना ले और अरेस्ट ना कर ले करके। फाइनली मार्च 1977 में इमरजेंसी हटा दी जाती है इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर के कारण, और मार्च में चुनाव होते हैं और कांग्रेस की बहुत बुरी हार होती है और केंद्र में सरकार बनती है जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। ये जनता पार्टी सारे विपक्षी पार्टी का एक गठबंधन था। मोरारजी देसाई भी पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन इंदिरा गांधी से इनकी लड़ाई हो गई थी, कुछ बात हो गई थी और इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। मोरारजी देसाई की सरकार ने शाह कमीशन का गठन किया, जिसका काम था कि इमरजेंसी के दौरान जितने भी अत्याचार हुए थे उनकी जांच की जाए और इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी क्यों लागू की गई थी, इसके क्या कारण थे, इसकी भी जांच की जाए। शाह कमीशन की जब रिपोर्ट आई तब उन्होंने कहा कि इमरजेंसी को लागू करने का कोई ठोस रीज़न नहीं था और जितने भी अत्याचार हुए थे वे सब गलत थे, और जब तक कोई केस चलाया जाता उनके खिलाफ कोर्ट में तब तक जनता पार्टी की सरकार ही गिर गई थी। इस जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लेके आए, जिसने इमरजेंसी को लागू करना तो काफ़ी कठिन बना दिया और इसको हटाना काफ़ी ईजी बना दिया था। इसने इमरजेंसी के प्रावधानों में बहुत सारे बदलाव कर दिए थे। अब हम बात करते हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या क्या बदलाव किए गए थे। ये हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस को बदलकर आम रेबेलियन कर दिया गया था, एक सशस्त्र विद्रोह। अब सिर्फ सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही इमरजेंसी लागू की जा सकती है। दूसरा, अब कोई वर्बली एडवाइस नहीं चलेगी, अब रिटर्न में देना जरूरी था।
तीसरा, इमरजेंसी को लागू करने के लिए पहले थी सिंपल मेजॉरिटी, अब चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। चौथा, आर्टिकल 19 सिर्फ तभी सस्पेंड होगा जब इमरजेंसी का आधार या तो युद्ध होगा या एक्सटर्नल एग्रेशन होगा। पांचवा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। छठा, इमरजेंसी लागू होने के बाद इसके 30 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसको पास होना जरूरी है। इस संविधान संशोधन से पहले ये 60 दिन था। और लास्ट, अगर आपको इमरजेंसी को बढ़ाना है तो 6 महीने बाद इसको संसद के दोनों सदनों से स्पेशल मेजोरिटी से फिर से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। इस 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले ये 1 साल था, इसको घटा के 6 महीने कर दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसने इमरजेंसी के प्रावधानों में काफ़ी सारे बदलाव किए और इमरजेंसी को लागू करना काफ़ी कठिन बना दिया और इसको हटाना काफ़ी ईजी बना दिया। इसीलिए 1975 से लेकर अभी तक कोई भी इमरजेंसी लागू नहीं की गई है। तो इस वीडियो में हमने जाना इमरजेंसी क्या होती है, इसके क्या क्या प्रावधान होते हैं और इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, और साथ ही साथ हमने बात करी आखिर क्यों 1975 की इमरजेंसी लगाई गई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।